नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों जैसे कहा अभी तक हमने पढ़ रखा है यूरोपिडेंस और यूरोपिडेंस में हमारी जो बात हो चुकी है आपसे और हमारी वो बात हुई है। एक तो हमने बात की थी वित्तशास्त्री और उनकी परिभाषा, दूसरी बात हमने की थी वित्तशास्त्रियों के सिद्धांत, तीसरी बात हमने कर ली है विचारधाराओं की यानी कि स्कूल की जो हमने विधिशास्त्र में देखे, पाँचों स्कूलों की हमने बात कर ली। फिर अब हमारी जो बात चल रही है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ रहे हैं विधि के स्रोत और विधि के स्रोत में हमने देख लिया है इससे पहले जो हमने 2 स्रोतों पर बात कर ली है। एक तो हमने देख लिया था रूढ़ि और प्रथा, दूसरा हमने जो विधि के स्रोत के रूप में जो हमने देखा है, वो हमने देखा है कि विधायन और आज तीसरे विधि के स्रोत के रूप में निर्णय जो आपकी यूजीसी नेट, यूपीपीसीएसजे और एलएलबी के एलएलबी के जो भी आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वहां पे विधि शास्त्र के रूप में जो भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों मैं बात करता हूं आज जो यूजीसी नेट की परीक्षा में जहां से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को समाहित किया गया है क्योंकि हमारी जो परीक्षा है जून में तय है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। 30 से 40 दिन का जो समय हमारे पास बचा है, उस 30 से 40 के दिनों में हमें सारे सब्जेक्ट को खत्म करना है। और आज हम बात करेंगे, बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं गूगल मीट पे हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ वीडियो जो हमारी यूट्यूब पे आपको हफ्ते में 1 या 2 मिल जाती हैं, उनको आप देखिए। और अगर हमसे आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें टेलीग्राम चैनल लिंक है और आप वहाँ पे जॉइन करिए। और आप जितने भी लोग हैं, जो गूगल मीट पे हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, पर्सनल हमसे अपने क्वेश्चन जो है जहां से आपके 2-3 नंबर से नेट रुक रहा है या जीआरएफ रुक रहा है, तो वहां पे आप हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और हमसे जुड़िए। और बहुत कम दरों पे आपको पढ़ाया जा रहा है। वहां पे बच्चों की संख्या भी 100 प्लस हो चुकी है, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि नेट की परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ज्यादा शब्दों के खेल से जो हिंदी पूछी जाती है, जो ट्रांसलेट इंग्लिश और हिंदी का खेल जो है, यानी कि जो इंग्लिश में चीजें तो सही पूछी जा रही हैं, लेकिन जब हिंदी में उसी बात को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो गूगल ट्रांसलेट होने के कारण हम जो शब्दावली जानते हैं, वो विधिक जानते हैं और वो ऐसी साधारण शब्दावली होती है जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, उन सभी को हम ध्यान में रखकर वहां पे पढ़ाते हैं। और आप सभी को निश्चित जीआरएफ और यूजीसी नेट का जो सपना है, वो हम पूरा करने में पूरा सहयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यायिकपूर्ण निर्णय की। तो न्यायिकपूर्ण निर्णय, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम देखते हैं कि पूर्व जो भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हुए भावी निर्णयों को लागू करना। यानी कि जो भूतपूर्व निर्णय हैं, उन भूतपूर्व निर्णयों को भावी निर्णयों में जो लागू किया जाता है न्यायालय के द्वारा, वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यायिकपूर्ण निर्णय। फिर हम बात करते हैं कि केवल वे ही विनिश्चय जो कि कोई नया सिद्धांत या नियम अवगठित करते हैं, उन्हें ही पूर्ण निर्णय का दर्जा दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो भी निर्णय दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का सिद्धांत होता है, विनिश्चय का आधार होता है, तो उन्हीं निर्णय को हम न्यायिकपूर्ण निर्णय का दर्जा देते हैं। यानी कि कोई भी डिसीजन जब आता है, तो उसमें कुछ नियम होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। जब उन नियम और सिद्धांत अगर होंगे, तभी उस निर्णय को हम क्या करेंगे, एक आधार प्रदान करेंगे और उस आधार पे हम क्या करेंगे, उसको आने वाले जो समक्ष हमारे वर्तमान में डिसीजन होगा, उनको अनुपालन करके और उस डिसीजन को हम उसमें अनुपालन करके और उसका जो है एक तरीके से उपयोग करेंगे उदाहरण के रूप में। तो ऐसे निर्णयों को यहाँ पे बात की गई है न्यायिकपूर्ण निर्णय की। तो बहुत सारे विशास्त्री हुए हैं और हम बात करते हैं कि न्यायिकपूर्ण निर्णय जो जो देन है, ये किसकी है? तो न्यायिकपूर्ण निर्णय इंग्लैंड के कॉमन लॉ की देन है। ये यूजीसी नेट और यूपीपीसीएसजे और उत्तराखंड जुडिशरी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायिकपूर्ण निर्णय इंग्लैंड की कॉमन लॉ की देन है। तो वहां पे पूछते हैं कॉमन लॉ की देन है कि और किसी की देन है, तो वहां पे आपको आंसर करना है कि जो न्यायिकपूर्ण निर्णय है वो इंग्लैंड में कॉमन लॉ की देन है। तो
यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। फिर आगे हम देखते हैं कि विधिशास्त्रियों ने न्यायपूर्ण निर्णय के बारे में क्या कहा। तो विधिशास्त्रियों में हम सबसे पहले बात करते हैं सामंत महोदय की, कि सामंत महोदय ने न्यायपूर्ण निर्णय के बारे में क्या कहा। तो सामंत महोदय ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित है। यानी कि ये कहते हैं कि न्यायपूर्ण निर्णय केवल वही निर्णय होंगे जिसमें कोई विधि का सिद्धांत अंतर्निहित होगा। अगर विधि का सिद्धांत अंतर्निहित नहीं होगा तो उसको हम न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कह सकते हैं। यानी कि इनका मानना है कि जो भी कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है उसमें कोई सिद्धांत हो तभी उसको न्यायपूर्ण निर्णय का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे किसी भी मामले को ये न्यायपूर्ण निर्णय के मामले में मानने से इनकार करते हैं जिसमें कोई सिद्धांत ना हो, कोई नियम ना हो, तो उसे वो न्यायपूर्ण निर्णय नहीं मानते हैं और उसको किसी भी तरीके से वर्तमान निर्णय में लागू करने की बात नहीं करते हैं। तो ये ऐसे भी शास्त्री थे जिन्होंने न्यायपूर्ण निर्णय को केवल उसमें जब तक वो सिद्धांत नहीं होगा तब तक क्या वो माना नहीं जाएगा। ये बात करते हैं सामंत महोदय। अगले भी शास्त्री जो आते हैं वो हमारे ग्रे महोदय होते हैं। ग्रे महोदय ने न्यायपूर्ण निर्णय के बारे में क्या कहा उसको हम देखते हैं। तो ऐसी प्रत्येक चीज को शामिल करता है जो कही गई या की गई है तथा जो भविष्य के लिए अभ्यास या तरीका का रिवाज बनाती है। ये कहते हैं कि न्यायपूर्ण निर्णय वो है जो क्या करती है, कही गई है या की गई है और भविष्य के लिए एक रिवाज या तरीका बताती है, तो उसे भी न्यायपूर्ण निर्णय कहा जाता है। यानी कि ग्रे महोदय ने कहा कि ऐसी प्रत्येक चीज को न्यायपूर्ण निर्णय में शामिल करते हैं जो कही गई है या की गई है तथा जो भविष्य के लिए अभ्यास या तरीका या रिवाज बन जाती है, वही न्यायपूर्ण निर्णय है। यानी कि इन्होंने कहा है कि कोई मामला है जो कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया गया है, सॉल्व करने के बाद उसमें ऐसी कोई बात कह दी गई है, ऐसा कोई सिद्धांत डेवलप कर दिया गया है जो आने वाले डिसीजन के लिए वो अभ्यास का काम करे, तरीका का काम करे, यानी कि वो रिवाज बन जाए, तो उसको कहा जा सकता है कि वो न्यायपूर्ण निर्णय है और उसको अधीनस्थ कोर्ट या आने वाले निर्णयों में उसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो ऐसे निर्णय को ये न्यायपूर्ण निर्णय मानते हैं। फिर अगले भी शास्त्री हमारे हैं बेंथम महोदय। बेंथम महोदय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि ही क्या है, न्याय, यानी कि जो न्यायपूर्ण निर्णय है, जो न्यायालय द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं पूर्व के निर्णय, वो क्या होते हैं। इन्होंने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा एक निर्मित विधि है। यानी कि डिसीजन जो हमारे अपर कोर्ट है, जो हमारे ऐसे कोर्ट है, जो रिकॉर्ड कोर्ट है, वो कोर्ट जो भी डिसीजन देते हैं, वो डिसीजन जो देते हैं वो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यायपूर्ण निर्णय को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि किस विधि शास्त्री ने कहा, तो आपको वहां पे आंसर करना होगा कि न्यायपूर्ण निर्णय को जो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि कहा वो बेंथम महोदय ने कहा। फिर यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि जो न्यायपूर्ण निर्णय है उसको न्यायपालिका की विधि किस विधि शास्त्री ने कहा। न्यायपूर्ण निर्णय को न्यायपालिका की विधि किस विधि शास्त्री ने कहा, तो आपको मैं बताता हूं कि ये बात भी जो कही है वो ऑस्टिन महोदय ने कहा। यानी बेंथम महोदय ने न्यायपूर्ण निर्णय को कहा कि वो न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि है, लेकिन जो ऑस्टिन महोदय हैं जो वो कहते हैं कि जो न्यायपालिका की विधि है वही न्यायपूर्ण निर्णय है। यानी कि न्यायाधीश की विधि जो न्यायपालिका की विधि है वो न्यायपूर्ण निर्णय है। तो हमने अभी तक 4 विधि शास्त्रियों को देखा, सामंत को देख लिया, ग्रे को देख लिया, बेंथम को देखा और आइंस्टीन को देखा। तो अगले भी शास्त्री है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन को जब आप आगे भी पढ़ेंगे कि ब्लैक स्टोन ने वहां पे जो हमारे निर्णय है, यहाँ पे जो उनसे सिद्धांत निकल के आए हैं, तो ब्लैक स्टोन ने वहां पे एक सिद्धांत में भी अपने योगदान को दिया। और यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक स्टोन महोदय ने क्या कहा। तो पूर्ववर्ती निर्णय के प्रयोग द्वारा न्याय का तराजू संतुलित और स्थिर रहता है। ये बात करते हैं कि जो पूर्ववर्ती हमारे निर्णय होते हैं उन निर्णयों के द्वारा हमारा न्याय का जो तराजू है वो संतुलित रहता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विधिशास्त्री ने ये बात कही है कि जो पूर्ववर्ती निर्णय हैं उन निर्णयों का के द्वारा न्याय का तराजू संतुलित रहता है, तो ये बात ब्लैक स्टोन महोदय ने कहा। लेकिन वास्तव में ब्लैक स्टोन महोदय ने न्याय के तराजू और ये संतुलन ये क्यों बात कहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो भी हमारे पूर्व के निर्णय होते हैं और उसके बाद भविष्य में जब कोई वैसा निश्चय हमको
अवधारित करना होता है, यानी कि उसमें कोई निर्णय देना होता है, तो भविष्य के निर्णय में पूर्ववर्ती निर्णय का जब अनुसरण किया जाता है, तो कहीं न कहीं वो न्याय का तराजू स्थिर होता है। यानी कि भ किसी जो निर्णय में जो पूर्व में दिया गया था और पूर्व के निर्णय में वास्तव में लोगों को लगा था कि इस निर्णय के द्वारा लोगों को न्याय मिला है। अगर वो न्याय मिला था, अगर उसको किसी भी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सॉरी दोस्तों, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और जब भविष्य में भी वैसी कोई समस्या आएगी और उसमें भी कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन दिया जाएगा, तो क्या उस डिसीजन में अगर कहीं किसी भी तरीके की चूक होती है, तो अगर वो रिकॉर्ड के रूप में है और उस निर्णय का जब हम पालन कर लेते हैं, हमारे सामने वो फिर से आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि न्याय का तराजू संतुलित रहता है। ये बात हमने देख ली। फिर अगले भी शास्त्री को हम देखेंगे। अगले हमारे विशास्त्री हैं, वो हैं कीटन महोदय। कीटन महोदय ने कहा कि न्यायिक को निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे न्यायिक विनिश्चय हैं जिसके साथ कुछ प्राधिकार जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये बात करते हैं कि न्यायिक पूर्ण निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे न्यायिक विनिश्चय हैं जिनके द्वारा साथ कुछ प्राधिकार जोड़ जाते हैं। यानी कि न्यायिक पूर्ण निर्णय कुछ ऐसे डिसीजन हैं, ऐसे विनिश्चय हैं जिनके द्वारा कुछ प्राधिकार जुड़ जाते हैं। प्राधिकार का मतलब आपको जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी हमारे पूर्व निर्णय होते हैं, यानी कि हमारी जो भारतीय विधि व्यवस्था है, भारतीय विधि व्यवस्था में जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च जो श्रेणी का हमारा कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 के अंतर्गत क्या करता है कि अपने द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, यानी पूर्व के जो निर्णय होते हैं, उनसे अधीनस्थ कोर्ट, यानी चाहे वो हाई कोर्ट हो, यानी कि चाहे वो हाई कोर्ट हो या लोअर जुडिशरी हो, यानी कि ये सारे क्या करेंगे, उसके निर्णय से बाध्य होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो न्यायिक निर्णय होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उसके साथ कुछ प्राधिकार जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे ही प्राधिकार जोड़ देने की बात करते हैं कीटन महोदय कि न्यायिक निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे न्यायिक विनिश्चय हैं, जिनके साथ कुछ प्राधिकार जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यह इतनी परिभाषाएं आपसे पूछी गई हैं अभी तक यूजीसी नेट में और जो भी परिभाषाएं बन सकती हैं उनको भी मैंने बता दिया। फिर हम बात करेंगे कि भारत में वास्तव में जो विकास रहा है न्यायालय का वो किस तरीके से रहा है। एक छोटा संक्षिप्त आपको यहाँ पे मैं नोट देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो कोर्टों का विकास हुआ। तो इंडिया में देखेंगे कि सबसे पहले जो विकास हुआ 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1974 में। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सबसे पहले हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और ये 1974 में की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इलिस इम्पे को बनाया गया। लॉर्ड इलिस इम्पे को बनाया गया और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि 1974 के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उस स्थापना के समय जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड एलिस इम्पे महोदय। फिर हम बात करेंगे कि 73 के बाद जो विकास का क्रम बढ़ा वो 1862 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और वो हाई कोर्ट जो प्रारंभ में हमारे जो हाई कोर्ट स्थापित हुए 1862 में, वो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में, यानी कि 1862 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रारंभ रूप में हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई मुंबई, कलकत्ता और मद्रास तीन प्रेसिडेंसी नगरों में की गई। फिर आगे हम देखेंगे कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है जो क्या किया गया उसका जो अ, इसके द्वारा भी हमारे यहाँ क्या किया गया, कोर्ट की स्थापना की गई और ये कोर्ट हमारी थी फेडरल कोर्ट, यानी कि 1965 के एक्ट के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और इस फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई उसकी जो धारा थी 1935 के एक्ट के द्वारा 200 जो 12 धारा थी वो पूर्ण निर्णय को सृजित करती थी। यानी कि जैसे कि हम आर्टिकल 141 को देखते जो पूर्ण निर्णय के बात करता है, वैसी ही बात आर्टिकल यहाँ पे जो धारा थी वो 212 थी जो पूर्ण निर्णय के सृजन करने की बात करता था।
तो फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे कुछ कोट हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बना ही रहे हैं, तो आपकी एक कोई बार यूजीसी नेट और ये बिहार जुडिशरी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर्टों का कुछ सन पूछ लिया गया था, किस दिन कौन सी कोर्ट स्थापित हुई थी। तो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट जो स्थापित हुआ, उसके बारे में पूछा गया था और पटना हाई कोर्ट जो हमारा स्थापित हुआ, उसके बारे में पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार है। पटना हाई कोर्ट 1916 और फिर हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है 1937 में एक संघीय यानी फेडरल उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी भारत शासन अधिनियम में जो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो आज की है, ये पहले फेडरल कोर्ट हुआ करती थी और ये फेडरल कोर्ट 1937 में एक संघीय कोर्ट इसको भी बोला जाता था, फेडरल कोर्ट भी बोला जाता था और उच्चतम न्यायालय की भी बात की जाती थी। ये जो है 1937 में स्थापना हुई और स्वतंत्रता के बाद जो हमारा कोर्ट बना, वो बना 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यानी एक जो श्रृंखला बनी उसको संक्षिप्त रूप में मैंने बताने का प्रयास किया। 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी और इस सुप्रीम कोर्ट बनने के में जो उस समय न्यायाधीशों की कुल संख्या थी, जो हमारे पास थी, वो कुल संख्या 8 थी। ये भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रीवी काउंसिल है, प्रीवी काउंसिल जो हमारे फेडरल कोर्ट थे, इन कोर्टों के मामलों के विरुद्ध जो अपील होती थी, वो प्रीवी काउंसिल में होती थी और प्रीवी काउंसिल क्या करती थी? ये प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड की संसद को सलाह देती थी और वो सलाह देती थी और उसको 1949 के एक्ट के द्वारा प्रीवी काउंसिल को जो अधिकार था, उस अधिकार के द्वारा जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे वो अधिकार रखती थी, यानी कि हमारे फेडरल या संघीय कोर्ट पे प्रीवी काउंसिल को अपीलीय अधिकार था, उस अधिकार को 1949 के कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये आपको भी पता है कि आपसे पूछा जाता है कि प्रीवी काउंसिल का जो अधिकार था अपीलीय, वो कब संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट में समाप्त कर दिया गया। यानी प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय हैं उनके जो हमारे यहाँ की जो फेडरल कोर्ट थी, संघीय कोर्ट थी या हमारी उच्चतम न्यायालय थी, उसके विरुद्ध जो अपील होती थी वो प्रीवी काउंसिल में होती थी। प्रीवी काउंसिल जो हम इंग्लैंड की संसद थी उसकी सलाहकारी संस्थान थी और उसी को जो अधिकार था, उस अधिकार को 1949 के फेडरल कोर्ट के अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय थे, जो बहुमत में जो बातें कही जाती थी, अगर मान लीजिए वो चार कोई अगर डिसीजन दिया जा रहा है और डिसीजन में जो न्यायाधीशों का अनुपात था, यानी कोई अगर डिसीजन है उनमें जो अनुपात था, अगर मान लीजिए 4:3 में थे, 4 लोग किसी निर्णय के पक्ष में थे और 3 लोग उसके विपक्ष में थे, तो वहां पे जो प्रकाशन का जो नियम था, एक बार पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन कि जो प्रकाशित होते थे निर्णय, वो किनके होते थे प्रीवी काउंसिल में? तो बहुमत के निर्णय का प्रकाशन होता था, अल्पमत के निर्णय का प्रकाशन नहीं होता था। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो प्रीवी काउंसिल से संबंधित थी। फिर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने बात की कि 1949 के द्वारा फेडरल कोर्ट को जो अधिकार था, उसको प्रीवी काउंसिल के विरुद्ध उसको समाप्त कर दिया गया। यानी प्रीवी काउंसिल को जो हमारे यहाँ अधिकार था, उसको 1949 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और जो हमारे यहाँ जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 395 ये कहता है कि अगर ये कहता है कि संविधान सभा ने कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनको क्या किया था, भारत में जो प्रवृत्त थी, जो अंग्रेजी शासन के बनाए गए विधि थी, उनको क्या करता था, समाप्त करता था। वो 2 अधिनियम थे, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 2 अधिनियमों को हमारी संविधान सभा ने समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 395 में बात की गई। लेकिन एक अधिनियम ऐसा था जिसको संरक्षित कर दिया गया था, यानी कि उसको किसी भी तरीके से समाप्त नहीं किया गया था। वो हमारा था प्रीवी काउंसिल उत्साधन अधिनियम 1949। यानी प्रीवी काउंसिल उत्साधन अधिनियम 1949, यानी प्रीवी काउंसिल के जो भी निर्णय हैं उनको भी हमारे देश में मान्यता के रूप में हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान सभा है उसने 395 आर्टिकल के द्वारा क्या किया था कि उसको भी वहां पे संरक्षित कर दिया था। तो प्रीवी काउंसिल, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको बदलने की शक्ति किस संस्थान में था? तो प्रीवी काउंसिल के निर्णय को बदलने का पावर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट में है।
ये भी बात क्लियर की गई थी और ये जो पावर है वो हाई कोर्ट को नहीं है, यानी प्रीवी काउंसिल के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे, दिए गए थे उस समय, तो उसको बदलने का पावर आज की वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वो बात क्या की गई है, हमारे हाई कोर्ट में नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट को उस समय जैसे अधिकार थे वैसे अधिकार है। फिर इससे संबंधित कुछ प्रमुख वाद हैं, उनको हम देखेंगे। एक वाद था हमारा, एक प्रमुख मामला था श्रीनिवास वर्सेस नारायण 1954 का वाद। इस वाद में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रीवी काउंसिल के निर्णय को क्या कर सकती है, पलट सकती है। यानी कि किस वाद में यह कहा गया था कि प्रीवी काउंसिल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है या बदल सकती है, वो बात कही गई थी श्रीनिवास वर्सेस नारायण 1954 के बाद में। क्लियर हुआ आप सभी को? अगला हम देखते हैं बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस वाद में यानी कि बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के वाद में ये कहा गया कि क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो खुद के निर्णयों से बाध्य नहीं होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई डिसीजन दिया और उसको लगता है कल उसी तरीके का कोई मामला है और वही बात का विनिश्चय करना है, तो उसको लगता है कि उस समय परिस्थिति के अनुसार हमने ये निर्णय दिया था, लेकिन आज काल और समय परिस्थिति के अनुसार हमको में इसमें बदलाव करना है तो वो बदलाव कर सकती है। यानी कि अपने पूर्व निर्णय से सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होती है। ये बात कही गई थी, ये बात कही गई थी बंगाल यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कौन-कौन से मामले रहे, एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय जो पहले दिया, पूर्व निर्णय दिए, उसको बाद में पलट दिया, यानी कि उससे वो बाध्य नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारा केस था शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद के मामले में बताया गया था कि फंडामेंटल राइट में जो है क्या कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है। मतलब जो है शंकरी प्रसाद के मामले में ये बात कही गई कि फंडामेंटल राइट में क्या कर सकता है, संसद संशोधन कर सकती है और संसद को संशोधन करने की शक्ति आपको सभी को पता है कि आर्टिकल 368 में दी गई है। और फिर उसी तरीके से एक वाद था सज्जन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला। इस मामले में भी संसद को क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट में जो क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है, यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है, संसद को यह अधिकार है। लेकिन एक मामला जब आएगा आपका गोलकनाथ का मामला आएगा और गोलकनाथ के मामले में ये बात कह दी गई कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद की जो संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 में नहीं है। वो संसद की जो है केवल संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, वहां पे किसी भी तरीके से संशोधन की शक्ति नहीं दी गई है। ये बात गोलकनाथ में कह दी गई, यानी कि दो मामले हमारे, एक शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, जिसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के मामले में बताया गया कि संसद को आर्टिकल 368 में किसी भी तरीके से संशोधन की शक्ति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें प्रक्रिया बताई गई है और संसद किसी भी तरीके से संशोधन फंडामेंटल राइट में नहीं कर सकती है। और अगर संसद को कोई शक्ति अगर वास्तव में है तो केवल और केवल आर्टिकल 245 में है, ना कि 368 में। ये भी बात गोलकनाथ में कही गई। उसके बाद हम एक केस देखेंगे जो केशवानंद भारती और वर्सेस केरल राज्य का मामला 1973 का केस है। और इस केस में जो अभी तक सबसे बड़ी पीठ बनी 13 जजों की, और ये 7 और 6 के निर्णय आया और इसमें क्या कहा गया कि संसद जो है आर्टिकल 368 के द्वारा फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल और केवल मूलभूत ढांचे में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकती। तो आपने देखा कि जो न्यायालय के पूर्व के निर्णय थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णय थे, उन सभी निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट बदल दे रही है और वो अपने निर्णयों से किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों से बाध्य है, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी तरीके के बाध्य नहीं है और इन केसों का आप हवाला वहां पे
दे सकते हैं। तो क्लियर हुआ होगा। फिर अब बात करते हैं कि हमारे कुछ जो हमारी सीटें होती हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। मैं चाहता हूँ कि आपके जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ वहाँ पूरा कवर करूँ। किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ा ना जाए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया मैचिंग के लिए, ये नेट में भी पूछा गया और ये उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया कि जो एक जज की पीठ होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक जज की जो पीठ होती है, जो संख्या होती है, वो कही जाती है एकल पीठ। जहाँ पे 2 जज होते हैं, उसकी पीठ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है खंडपीठ या डिवीजन पीठ। फिर जो 3 से 4 न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, उनकी पीठ को क्या कहा जाता है? तो वो पूर्ण पीठ कही जाती है। यानी कि एकल पीठ, फिर आपने देखा 2 अगर लोग हैं तो उसको खंडपीठ कहा जाता है। 3 से 4 अगर संख्या में न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण पीठ। फिर हम देखते हैं कि जब संख्या उनकी 5 हो जाती है, तो 5 होने के बाद उसको क्या कहा जाता है? जब न्यायमूर्तियों की संख्या 5 हो जाती है, तो वहां पे उसको कहा जाता है संवैधानिक पीठ। क्या कहा जाता है? संवैधानिक पीठ। और संवैधानिक पीठ का जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 145 में बात की गई है। यानी कि आपने देखा कि एकल पीठ, एक न्यायाधीश जब उसमें होता है, 2 होते हैं, तो उसको जो क्या बोला जाता है? खंडपीठ या डिवीजन पीठ। 3 या 4 संख्या होती है, तो उसको कहा जाता है पूर्ण पीठ। और अगर वही संख्या 5 हो जाती है, तो वहां पे क्या बोला जाता है? संवैधानिक पीठ। और संवैधानिक पीठ की बात आर्टिकल 145 में की गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो संवैधानिक पीठ द्वारा किसकी सुनवाई की जाती है, मतलब संवैधानिक पीठ किन मामलों की सुनवाई करती है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि 143 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति किसी मामले से संबंधित जब सलाह सुप्रीम कोर्ट से लेता है, 143 के अंतर्गत आर्टिकल, तो वहां पे जो सलाह लेता है, सलाह लेने के समय क्या किया जाता है? जो संख्या होती है, जब उस पे पीठ बनेगी तो वो 5 जजों की बनेगी और उसको संवैधानिक पीठ कहा जाएगा। और वो सलाह जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति महोदय मांगेंगे आर्टिकल 143 के अंतर्गत, तो वहां पे 5 न्यायाधीशों की संख्या होती है और उससे अधिक भी हो सकती है। और जब कोई इंटरप्रिटेशन का मामला होता है, कोई ऐसा उपबंध होता है जिसका निर्वचन करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होती है, तो वहां पे भी न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या है वो 5 होती है। यानी 2 ऐसे मामले हैं जहां पे न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है और वो संवैधानिक पीठ के द्वारा किया जाता है। एक तो 143 को राष्ट्रपति से चला, दूसरा निर्वचन। फिर हम बात करते हैं न्यायपूर्ण निर्णय के सिद्धांत का। न्यायिक निर्णय का सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ पे भी न्यायिक निर्णय लागू होते हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक श्रृंखलाबद्ध न्यायालय होना चाहिए और क्या होना चाहिए? उस न्यायालय के डिसीजन को क्या किया जाना चाहिए? प्रकाशन किया जाना चाहिए। यानी कि कहीं भी न्यायिक निर्णय सिद्धांत को लागू करने के लिए वहाँ पे होना क्या चाहिए? कि एक श्रृंखलाबद्ध न्यायालय होना चाहिए और होना चाहिए कि वहाँ पे उस कोर्टों का निर्णय को प्रकाशन किया जाए। तो हम देखते हैं कि जो हमारे एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो कहते हैं कि जो हमारा एआईआर है, एआईआर का प्रकाशन कहाँ पे हुआ? तो 1922 से शुरू हुआ और पहली बार एआईआर का जो प्रकाशन है, वो नागपुर से शुरू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यानी कि जो न्यायिक पुनर्निर्णय के सिद्धांत को लागू करने के जो पीछे का लॉजिक है, उसके बारे में बात किया गया है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? श्रृंखलाबद्ध न्यायालय होना चाहिए और क्या होना चाहिए? उसके निर्णयों का प्रकाशन होना चाहिए, तभी वहाँ पे न्यायिक पुनर्निर्णय का सिद्धांत पूरी तरीके से लागू होता है। तो आप देखते हैं कि भारतीय विधि व्यवस्था में, भारतीय संविधान में श्रृंखलाबद्ध न्यायालय की बात की गई है। सबसे सर्वोच्च हमारा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और उसकी अधीनस्थ जो कोर्ट हैं, सबसे पहला जो राज्यों का कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, यानी कि वो भी उसके अधीनस्थ हैं। और ह राज्यों के हाई कोर्ट के अधीनस्थ हमारे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके अधीन है। तो एक तरीके से हमारा सुप्रीम जो अथॉरिटी है न्याय के मामले का, वो सुप्रीम कोर्ट। और राज्यों में सुप्रीम अथॉरिटी हाई कोर्ट और जिलों में आपका जिला कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है। तो एक तरीके से श्रृंखला है और ये सभी क्या करते हैं? अपने ऊपर वाले न्यायालयों के अधीन होते हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से वो बाध्य होते हैं। तो हमारे 2 कोर्ट ऐसे हैं जो रिकॉर्ड कोर्ट है, एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हमारा हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट की हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसको बात कहाँ पे की गई है? तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट
एक रिकॉर्ड न्यायालय है, उसकी अभिलेख न्यायालय की बात 129 में की गई है और जो हमारे हाई कोर्ट है, वो अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है, वो अपनी अवमानना के लिए दंड भी देने का अधिकार रखते हैं। तो वो बात कहाँ पे की गई है? वो आर्टिकल 215 में की गई है। और बात आती है कि आर्टिकल 141 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्ण निर्णय हैं, जो हम पूर्ण निर्णय विधि के स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं, इसको लागू करने के लिए यानी कि कैसे वो कोर्ट जो अधीनस्थ कोर्ट है वो बाध्य है, तो वो बात करता है आर्टिकल 141 कि जितने भी कोर्ट हैं, जो अधीनस्थ कोर्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों से क्या होंगे? बाध्य होंगे। ये बात आर्टिकल 41 में की गई है। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, उस निर्णय के कितने भाग होते हैं? तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होते हैं, उसके 2 भाग होते हैं। एक तो भाग होता है निर्णयाधार, दूसरा होता है उपरोक्त। यानी कि न्यायालय जिस मामले कोई भी मामला जब न्यायालय के समक्ष जाता है, उस मामले में जब वो डिसीजन देता है, तो उसके कुछ आधार होते हैं, यानी निर्णय के कुछ आधार होते हैं। तो एक भाग होता है निर्णयाधार, दूसरा भाग होता है उपरोक्त। निर्णयाधार को जो आपने देखा होगा, ये बात करते हैं जो उपरोक्त है ऑबिटर डिक्टा और ये क्या बात करते हैं, जो ये रीजन डाई की बात करते हैं और ये निर्णयाधार और निर्णयाधार वह निर्णय होता है जो किसी निर्णय का एक आधार प्रदान करता है और निर्णयाधार की जो बात जो न्यायालय के निर्णय के जो 2 भाग हैं, एक तो निर्णयाधार, दूसरा है उपरोक्त। तो जो निर्णयाधार है, उसको अधीनस्थ कोर्ट मानने के लिए बाध्य है, लेकिन उपरोक्त का जो है वो किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। और उपरोक्त जो होती है यानी कि न्यायालय डिसीजन के समय जो बातें कह देते हैं किसी महात्मा की, किसी वेद की, किसी अपने विचारक की, अगर वो बात न्यायालय डिसीजन देते समय किसी बात को कहता है, तो वो उसका उपरोक्त कहता है। यानी कि न्यायालय के डिसीजन के अतिरिक्त जो बातें कह देता है, न्यायालय किसी महात्मा की, किसी वेद की, किसी विद्वान की बातों को, तो वो उपरोक्त में आता है। तो ये 2 हैं कि हमारे न्यायालय के निर्णय के 2 भाग, एक तो निर्णयाधार, दूसरा उपरोक्त। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे न्यायालय के जो निर्णय हैं, वो न्यायपूर्ण निर्णय हैं, न्यायपूर्ण निर्णय के 2 भाग होते मतलब 2 सिद्धांत इस पे बेस हैं। 2 सिद्धांतों की बोर्ड पे मेरे पास जगह नहीं थी, तो नहीं लिखा गया। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि जो न्यायपूर्ण निर्णय है, उससे संबंधित 2 सिद्धांत आपसे यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सिद्धांत आप देखेंगे और उस सिद्धांतों में हम देखेंगे कि एक घोषणात्मक सिद्धांत है, दूसरा है निर्माणात्मक सिद्धांत। यानी घोषणात्मक सिद्धांत को हम देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे निर्णयात्मक सिद्धांत। तो घोषणात्मक सिद्धांत की जो बात करते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि ब्लैकस्टोन महोदय है और उसके बहुत सारे ऐसे विस्थात्री हैं जिन्होंने समर्थन किया है। तो न्यायिक निर्णय के सिद्धांत से संबंधित हम बात करेंगे। 2 सिद्धांत हैं, एक तो है हमारा घोषणात्मक, दूसरे है सृजनात्मक या निर्माणात्मक। पहला सिद्धांत हमारा है घोषणात्मक, दूसरा है हमारा निर्माणात्मक। पहले जो सिद्धांत है घोषणात्मक, इसके जो समर्थक हैं ये ब्लैकस्टोन महोदय हैं, जो आपको मैंने बताया। इसके जो समर्थक हैं ब्लैकस्टोन महोदय हैं, या इसके जन्मदाता भी पूछा जाता है कि कौन है। और जो निर्माणात्मक सिद्धांत है, इसके जो समर्थक हैं, ये आप देखेंगे कि आइंस्टीन महोदय भी हैं। और ये बात करेंगे हम सृजनात्मक सिद्धांत की, तो घोषणात्मक सिद्धांत की थ्योरी को सबसे पहले हम देखेंगे कि घोषणात्मक सिद्धांत की थ्योरी क्या है। घोषणात्मक सिद्धांत कहता है कि विधि न्यायाधीश द्वारा नहीं बनाई जाती है, अपितु घोषित की जाती है। न्यायाधीश का कार्य केवल घोषणा करना है, सृजन करना नहीं है। वो केवल व्याख्याकार होते हैं, विधि के निर्माता नहीं होते। यानी कि ये घोषणात्मक सिद्धांत कहता है कि न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश केवल विधि की घोषणा करता है और ये विधि का निर्माता नहीं होता है। विधि का क्या नहीं होता है, निर्माता नहीं होता है। केवल और केवल क्या होता है कि न्यायाधीश जो है वो विधि की घोषणा करता है और उसका सृजन करता नहीं होता है, निर्माता नहीं होता है। और इसी बात को ब्लैकस्टोन महोदय ने ये कहा। और जो
ये क्या होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं विधि के निर्माता नहीं होते हैं, केवल और केवल व्याख्याकार होते हैं। क्या होते हैं? व्याख्याकार होते हैं। ये बात किस थ्योरी में कहेगी? घोषणात्मक सिद्धांत में। घोषणात्मक सिद्धांत के विशास्त्रियों का मानना था, उसमें प्रमुख तो थे ब्लैक स्टोन महोदय। ब्लैक स्टोन महोदय ने कहा कि जो न्यायपूर्ण निर्णय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो केवल और केवल क्या होते हैं, जो विधि होती है उसकी घोषणा करते हैं, ना कि उनका निर्माण करते हैं। और वही जो है, वही सारे व्याख्याकार हैं, ना कि निर्माता है। यानी कि एक विधि शास्त्री जो होंगे, एक वर्ग होगा, वो कहेगा कि न्यायाधीश जो निर्मित जो विधि है, वो केवल और केवल उसके क्या है, व्याख्याकार है, घोषणा करता है, ना कि निर्माता है। लेकिन जब हम निर्मात्मक सिद्धांत देखेंगे, इस सिद्धांत में हम बात करेंगे, ये सिद्धांत कहेगा कि न्यायाधीश विधि की घोषणा के साथ-साथ विधि के निर्माता भी हैं। यानी कि एक सिद्धांत कहेगा आपको विधि के घोषणा करता है, दूसरा सिद्धांत आपसे कहेगा कि विधि के निर्माता और घोषणा दोनों करती है। यानी न्यायाधीश विधि का निर्माण भी करते हैं और क्या करते हैं, ये विधि का निर्माण भी करते हैं और उसकी घोषणा भी करते हैं। ये बात कहते हैं हमारे जो विशास्त्री हैं, जो ऐसे भी शास्त्री जो निर्मात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे, ब्लैकस्टोन महोदय ने क्या कहा, जो घोषणात्मक सिद्धांत के बारे में। ब्लैकस्टोन महोदय ने क्या कहा? ब्लैकस्टोन महोदय ने कहा, घोषणात्मक सिद्धांत के जो जनक भी थे और इनको अनुसार कहा गया कि न्यायाधीश का कार्य विधि की घोषणा करना है, ना कि विधि का निर्माण करना। यानी कि ब्लैकस्टोन महोदय ने कहा कि न्यायाधीश का कार्य क्या है, केवल इन्होंने कहा कि न्यायाधीश का कार्य विधि का निर्माण करना नहीं है, विधि का निर्माण करना नहीं है, बल्कि क्या है, केवल और केवल घोषणा करना है। ये बात किसने कही? ये बात कहा हमारे जो विशास्त्री थे, ब्लैकस्टोन महोदय, जो घोषणात्मक सिद्धांत के थे। अगले एक विशास्त्री हैं, हम उनको देखेंगे। वो क्या कह रहे हैं घोषणात्मक सिद्धांत के बारे में? कोक महोदय हैं। कोक महोदय ने कहा कि न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत नहीं है, बल्कि इस तथ्य के सर्वप्रथम साक्ष्य हैं। यानी कि कोक महोदय ने क्या कहा कि कोक महोदय ने कहा कि विधि का निर्माण न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत नहीं है, बल्कि इस तथ्य के सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य हैं। इन्होंने क्या कहा कि न्यायिक पूर्ण निर्णय विधि के स्रोत नहीं है, बल्कि वह इस बात का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है। ये बात कोक महोदय ने कहा। एक और भी शास्त्री इसमें है, मैथ्यूज महोदय। आप लोग लिख लिए मैथ्यूज महोदय। मैथ्यू हेल ने क्या कहा कि उनके अनुसार न्यायालय के विनिश्चय विधि का निर्माण नहीं करते, क्योंकि यह कार्य संसद का है। यानी ये कहते हैं कि जो वास्तव में जो न्यायालय है, न्यायालय विधि का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये कार्य किसका है? बल्कि ये कार्य किसका है? संसद का है। ये मैथ्यू हेल महोदय कहते हैं कि जो विधि का निर्माण न्यायाधीश किसी भी तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे भी शास्त्री है घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक, कि विधि का निर्माण जो है केवल और केवल संसद करती है, ना कि न्यायाधीश करते हैं। ये बात करते हैं मैथ्यू हेल महोदय। अगले हमारे भी शास्त्री हैं जो घोषणात्मक सिद्धांत के, उनको हम देखेंगे। यानी कि एक भी शास्त्री हमारे हुए ब्लैकस्टोन महोदय ने, जो बताया कि विधि के जो न्यायाधीश हैं वो विधि के क्या हैं, घोषणा करते हैं, ना कि विधि का निर्माण करते हैं। अगले जो विधि शास्त्री हैं, उन्होंने विधि के स्रोत के रूप में जो है न्यायपूर्ण निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। मैथ्यू हेल महोदय ने कहा कि जो न्यायाधीश किसी भी तरीके के विधि का निर्माण नहीं करते हैं, ये कार्य किसका है? ये कार्य संसद का है। अगले हमारे विधि शास्त्री है जो बेकन महोदय हैं। कौन है? बेकन महोदय। और बेकन महोदय कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि न्यायाधीश को याद रखना चाहिए कि उसका पद विधि की घोषणा करना है, ना कि विधि का निर्माण करना। ये कहते हैं कि न्यायाधीश
न्यायाधीश को यह याद रखना चाहिए कि उनका कार्य विधि का विधि की घोषणा करना है, ना कि निर्माण करना। ये बात कौन करते हैं? ये बेकन महोदय कहते हैं कि न्यायाधीश को इस बात का याद रखना चाहिए कि उनका काम केवल और केवल विधि का क्या है? घोषणा करना है, ना कि निर्माण करना। फिर एक विधि शास्त्री आपके हुए, जो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित कुछ केस हैं, जो हम पहला केस देखेंगे, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। एक हमारा जो केस है, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का, इस केस को भी हम देखेंगे। और इस केस में जो सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति का पद जो था, उसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे जो बात की गई थी, तो ये हम देखेंगे कि इस केस में क्या कहा गया था। फिर हम देखेंगे अगला जो हमारा जो सिद्धांत है, जो आइंस्टीन महोदय हैं, बेंथम महोदय, हमसे ये पूछा जाता है कि इस केस को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, अगली बार बताएंगे। फिर हमारे जो भी शास्त्री हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत का जो है आलोचना किसने की, सिद्धांत की आलोचना किसने की। तो हमारे विशास्त्री हैं कास्टी महोदय, एक हमारे विद शास्त्री हैं बेंथम महोदय। इन दोनों ने क्या किया? घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना की। क्वेश्चन पूछा था कि घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना कौन से विद्यार्थियों ने की? तो एक आइंस्टीन महोदय हैं, दूसरे कौन है? बेंथम महोदय हैं। बेंथम महोदय बात करते हैं कि यह कहना सरासर झूठ है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते हैं, न्यायाधीश घोषणा करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि आइंस्टीन महोदय कि यह सरासर झूठ है कि न्यायाधीश जो है विधि का निर्माण नहीं करते हैं। न्यायाधीश विधि की व्याख्या करते करते क्या करता है? विधि का निर्माण करता है, और जो संसद का जो विधि बनाने का जो अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। ये बात कहते हैं आइंस्टीन महोदय घोषणात्मक जो है सिद्धांत की आलोचना करते हुए कि न्यायाधीश जो है वो व्याख्या करते करते क्या करते हैं? जो विधि निर्माण का कार्य संसद का है, उसको भी चुरा लेते हैं और वो विधि का निर्माण कर देते हैं। दूसरे आपके भी शास्त्री हैं जो बेंथम महोदय। बेंथम महोदय ने डार्क लॉ थ्योरी दी, यानी कि इन्होंने बात की डार्क लॉ की, और ये इन्होंने बात की कि घोषणात्मक सिद्धांत हमारे न्यायाधीशों द्वारा एक जो प्रयुक्त नादान मिथक है, यानी कि जो घोषणात्मक सिद्धांत है हमारे न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त नादान मिथक है। ये आइंस्टीन महोदय ने कहा। और जो बेंथम महोदय हैं, ये जो करते हैं कि न्यायाधीश जो है विधि की व्याख्या करते करते अधिकार क्या है वो चुरा लेता है। ये हो गया। फिर हमें हमारे जो सिद्धांत अगला है वो निर्णयात्मक सिद्धांत है, इसको देखते हैं। निर्माणात्मक सिद्धांत को हम देखते हैं, और निर्माणात्मक सिद्धांत में जो पहले भी शास्त्री है वो चिपमान ग्रे है, ग्रे महोदय हैं। तो ग्रे महोदय ने क्या कहा? वो कहते हैं कि विधि का वास्तविक निर्माता वह व्यक्ति नहीं है जो प्रथमता उसे लेखबद्ध करता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो लिखित या कथित विधि की व्याख्या करता है या उसे व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है आपका विधि का निर्माण करने वाला, जो केवल और केवल निर्माता है। वो व्यक्ति प्रथम रूप से मैं उसको मानता हूं कि वो व्यक्ति विधि का निर्माता है, जो व्यक्ति क्या करता है? विधि का निर्माण करता है। दूसरे जो विधि शास्त्री है डाइसी महोदय ने, एक जो विधि शास्त्री इसमें हमको पढ़ना है, डाइसी महोदय। डाइसी महोदय ने कहा कि अंग्रेजी विधि का अधिकांश भाग जो है वो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है। अंग्रेजी विधि का अधिकांश जो भाग है वो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है। ये बात कौन करते हैं? वो डाइसी महोदय करते हैं। फिर अगले जो भी शास्त्री हैं यहाँ पे बेंथम महोदय, जो निर्माणात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं, वो कहते हैं यह कहना सरासर झूठ है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते। यानी कि ये जितने भी शास्त्री हैं वो सारे भी शास्त्री बात करते हैं कि जो विधि जो
जो न्यायाधीश हैं वो विधि के निर्माता भी है और विधि के व्याख्याकार भी है और विधि की घोषणा भी करते हैं। यानी कि ये सारे भी शास्त्री जहाँ पे घोषणात्मक थ्योरी के लोग कहते हैं कि विधि का निर्माण न्यायाधीश नहीं करते, केवल विधि की घोषणा करते हैं। जबकि जो निर्मात्मक भी शास्त्र के भी शास्त्री हैं, वो सभी कहते हैं कि न्यायाधीश विधि के निर्माता भी हैं, घोषणाकर्ता भी है, व्याख्याकार भी हैं। ये सारी बातें करते हैं वो हमारे घोषणात्मक थ्योरी के अलावा जो निर्मात्मक जो हमारा सिद्धांत है उसके बारे में। तो यहाँ तक के जो हमने जितने भी क्वेश्चन बने, एक तो हमने देख लिया कि सबसे पहले जो मैंने बात की वो की बात थी कि जो है न्यायिक पूर्ण निर्णय का अर्थ क्या है। फिर हमने देख लिया विश्व शास्त्रियों की परिभाषा न्यायिक पूर्ण निर्णय के बारे में क्या है। फिर हमने देख लिया कि जो श्रृंखलाबद्ध इंडिया में कोर्ट है, उस कोर्टों को हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया किस तरीके से इतिहास रहा हमारी कोर्टों को बनने का। फिर हमने देखा कि जो हमारा न्यायिक पूर्ण निर्णय है, उस निर्णय के 2 भाग हैं, उनको हमने देखा। फिर 2 भागों के बाद हमने देखा कि जो निर्णयाधार है, वो क्या होता है, उपरोक्त क्या होती है, उसको हमने देख लिया। फिर हमने बात की घोषणात्मक और निर्णयात्मक 2 सिद्धांतों के, जो न्यायिक पूर्ण निर्णय से संबंधित था। तो दोस्तों, मेरे जितनी भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को यहाँ पे पूरा कर दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक-एक बात समझ में आई होगी। और आपकी जो बेहतर तैयारी हो सकती है यूजीसी नेट के हिंदी के विद्यार्थियों की, यूपी जुडिशरी के हिंदी के विद्यार्थी को, वो आपको कराई जा रही है। और आप सभी हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी प्रत्येक वीडियो की अगर प्लेलिस्ट जो बन चुकी है उसको आप अगर देखते हैं तो विधि शास्त्र में जो सबसे बड़ा डर होता है समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का, वो आपका समाप्त होगा और आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो आपको विधि शास्त्र भी एक सब्जेक्ट के रूप में पसंद आने लगेगी और आपकी समझ जो है वो बेहतर होगी। दोस्तों, जय हिंद,